ये दैनिक जागरण की संपादकीय पाठ की क्लास है। और जैसा कि आप सभी देखते हैं कि सुबह के टाइम आपकी जो महत्वपूर्ण खबरें रहती हैं दैनिक जागरण में, उन पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उनके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। और शाम के 6 बजे आपकी संपादकीय पाठ की क्लास आती है। तो ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो वहाँ भी आपको मदद मिलती है। और यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। आपका कोई और सवाल हो, सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। भारत के आर्थिक उत्थान का दस्तावेज, ये आपने देखा है कि श्वेत पत्र अभी हाल ही में जारी हुआ ना। तो आप देखेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते दिनों लोकसभा में भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र प्रस्तुत किया। और श्वेत पत्र में भारत के आर्थिक परिदृश्य की गहन समीक्षा है। और यह मुख्य रूप से वर्ष 2004 से लेकर 2014 के बीच केंद्र की सत्ता में रही सापरक सरकार की आर्थिक नीतियों पर केंद्रित है। यानी कि यूपीए सरकार थी ना, जिसमें आप देखते हैं कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल था और उसके सहयोगी दलों को मिलाकर सापरक सरकार कहते हैं। यह दौर ऐसी आर्थिक कुनीतियों का था जिसमें अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई थी। भ्रष्टाचार और वित्तीय अनुशासनहीनता चरम पर थी। परिणाम स्वरूप भारत की गिनती फ्रेजाइल फाइव में होने लगी थी। तब फ्रेजाइल भारत फाइव विश्व की उन 5 नाजुक अर्थव्यवस्थाओं वाले ऐसे समूह के रूप में कुख्यात हो गया था जिनकी आर्थिक बदहाली की ओर बढ़ रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर उस दौर की नीतियों का स्मरण कराते रहते हैं। और हाल में एक कार्यक्रम के दौरान भी उन्होंने याद दिलाया कि कैसे उस दौर में दिशाहीन आर्थिक नीतियों ने देश की आर्थिकी में निवेशकों का भरोसा घटा दिया था। चारों ओर अव्यवस्था, अस्थिरता और अनिश्चितता का माहौल था। श्वेत पत्र में उन 3 प्रमुख चुनौतियों को चिन्हित किया गया है जो मौजूदा सरकार को स्थापरक शासन से विरासत में मिली थी। पत्र में चर्चा है कि वर्तमान सरकार ने उन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या उपाय किया है। पहला मुद्दा बैंकों में बढ़ रही गैर निष्पादित आस्तियों यानी कि एनपीए का। यह कोई छिपी बात नहीं है कि कांग्रेस यानी कि यूपीए सरकार में राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते अस्तित्व में आई फोन बैंकिंग यानी कि सिफारिशों पर मिलने वाली कर्जों के कारण बैंकों का एनपीए निरंतर बढ़ता गया। जो कर्ज ले लेते हैं ना, फिर चुकाते नहीं है, तो उसी की बात हो रही है। सरकारी बैंकों की वित्तीय सेहत बहुत खराब हो गई थी। खासतौर पर 2006 से 2008 के बीच उनके फंसे हुए कर्ज का मर्ज बढ़ने पर ही रहा। और इस चुनौती से पार पाने के लिए मोदी सरकार ने 4R यानी कि रिकॉग्निशन, रिजुलेशन, रिकैपिटलाइजेशन और रिफॉर्म्स का सहारा लिया। और इस चहुमुखी रणनीति से आशय था कि चुनौती की पहचान, उसके लिए संभावित समाधान, पुनर्पूंजीकरण और आवश्यकता एवं अपेक्षित सुधार। इस रणनीति की परिणति पारदर्शी बैंकिंग प्रणाली और ऋण शोधन एवं दिवालिया सहित यानी कि आईबीसी जैसी विधायी पहल के रूप में सामने आई और जिसके व्यापक स्तर पर सुफल प्राप्त हुए। दूसरी चुनौती 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से उबरने के लिए अपनाई गई सापरक सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के प्रभाव से निपटने की थी। आर्थिक मंदी से निपटने के लिए सापरक सरकार ने आवश्यकता एवं अर्थव्यवस्था की क्षमता से कहीं अधिक राजकोषीय प्रोत्साहन दिए और इसने सरकारी खजाने पर भारी दबाव बढ़ा दिया और राजकोषीय घाटा खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर आप देखिए लिया जा रहा कर्ज अपनी कहानी खुद कह रहा था। और ऐसी बदरंग स्थिति को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने कर सुधारों और खर्च के ढांचे को दुरुस्त करने की दिशा में व्यापक पहल की है। और देखिए एनडीए या सब राजग सरकार, इसमें आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, उसके सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए या फिर आप लोग राजग कहते हैं। और वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी का सूत्रपात भी इसी दौर में हुआ है। यहाँ तक कि कोविड-19 जैसी आपदा के दौरान भी राजकोषीय अनुशासन को लेकर प्रतिबद्धता जारी रही। बुनियादी ढांचे की अनदेखी और अनुत्पादक खर्चों की हिमायत आर्थिक मोर्चे पर सापरक सरकार की तीसरी कमजोरी बड़ी साबित हुई। संसाधनों की बंदरबाट में पूंजीगत व्यय के लिए आवंटन कम होता गया और इससे महंगाई से लेकर चालू खाते का घाटा बढ़ता गया तो मुद्रा अवमूल्यन की शिकार हो रही थी। इसके उलट राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे और परिसंपत्ति सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूंजीगत व्यय में भारी बढ़ोतरी की है और इसका आर्थिकी पर व्यापक चक्रीय प्रभाव देखने को मिला है। संतुलित एवं समावेशी वृद्धि को सुनिश्चित करने में इस उत्पादक खर्च की
अहम भूमिका रही है। वित्त वर्ष 2014 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 के लिए पूंजीगत व्यय में 4 गुना अधिक आवंटन हुआ। साबरक सरकार के दौरान कुल व्यय में जहां पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी 12% रही, तो राज्य सरकार में यह औसतन 14.5% और गत 5 वर्षों में 15.8% रही। इसका परिणाम यह हुआ कि 2014 से पहले खर्च की गुणवत्ता में जो कमी का सिलसिला बना हुआ था वह रुझान पलटा। अब राजस्व व्यय भी कहीं अधिक रणनीतिक रूप से किया जा रहा है और जो राज्य की कल्याणकारी भूमिका का निर्वहन करने पर केंद्रित है। ठोस आर्थिक सुधारों की दिशा में शिथिलता के लिए भी साम्प्रक सरकार की आलोचना होती है। वह अतीत के सुधारों और अनुकूल वैश्विक परिस्थितियों के भरोसे ही रही। इस दौरान ऊंची मुद्रास्फीति और बेलगाम राजकोषीय घाटे ने आम लोगों के लिए जीवन यापन महंगा कर दिया और साथ ही भारत की दीर्घकालिक आर्थिक बुनियाद को मजबूत करने का अवसर भी गंवा दिया गया। और इसके विपरीत मौजूदा सरकार पारदर्शी शासन को प्राथमिकता बनाए हुए है। नीति निर्माण में जन सामान्य की भी सहभागिता हो रही है। श्रृंखलाबद्ध सुधारों के अतिरिक्त डिजिटलीकरण, बुनियादी ढांचा विस्तार और कारोबारी सुगमता के साथ ही सरकार आर्थिकी को नई ऊर्जा देने एवं सतत वृद्धि सुनिश्चित करने के उपाय कर रही है। व्यय सुधार आयोग की स्थापना राजकोषीय कुशलता और राष्ट्र के विकास में राजकोषीय नीति के सदुपयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और इन प्रयासों से बेहद आर्थिक स्थायित्व की स्थिति निर्मित हुई है और IMF जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी इसे सराहा है और इसके घरेलू एवं विदेशी निवेशकों का भरोसा भी बहाल हुआ है और समग्रता को समर्पित यह दृष्टिकोण शासन में गतिशीलता, भारत की आर्थिक संभावनाओं में प्रखरता और भविष्य की वृद्धि को लेकर आशावादिता को झलकाता है। कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र न केवल अतीत में की गई गलतियों को दर्शाता है बल्कि उन्हें सुधारने की दिशा में उठाए गए मौजूदा सरकार के प्रयासों को भी रेखांकित करता है। ऐसे प्रयास भविष्य के दृष्टिकोण से अनुकरणीय हैं जो आर्थिक नीतियों को लेकर जनता की समझ एवं उनकी सहभागिता बढ़ाने के साथ ही भविष्य की वृद्धि एवं समृद्धि की दृष्टि से उनके निहितार्थ को भी समझाते हैं। ये आप देखिए किसने लिखा है, देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सहायता परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में OECD अनुसंधान है। इन दोनों को आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। तो इन्हीं ने ये आर्टिकल लिखा है। यहाँ IMF की बात हुई है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि इस तरह के जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर अपने पास रखा करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो आप देखें इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन DC USA में देखने को मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों को रोकना, उनसे उबरने में सहायता करना इसका काम है। माहौल बिगाड़ने वाले बयान और कुछ मुस्लिम संगठनों के नेताओं की न्याय व्यवस्था के खिलाफ आपत्तिजनक बयान चित्रित करने वाले होते हैं। और आप देख रहे भी रहे, चाहे आप देख कुछ मुस्लिम संगठनों और नेताओं द्वारा ज्ञानवापी, अयोध्या, हल्द्वानी के भूलपुरा की हिंसा से लेकर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने पर दिए जा रहे वक्तव्य न केवल चिंताजनक बल्कि खतरनाक भी है। पिछले दिनों बनारस की जिला अदालत में हिंदुओं को ज्ञानवापी के व्यास जी की तलगरे में पूजा करने का अधिकार दिया। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष न्यायालय गया और जहां उसे सफलता नहीं मिली, जिला अदालत का आदेश नहीं आने तक किसी हिंदू ने वहां जबरदस्ती पूजा करने की कोशिश नहीं की। बावजूद इसके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि ज्ञानवापी में जो हुआ उससे मुसलमानों के साथ अमन पसंद लोगों को धक्का पहुंचा है और इससे भी खतरनाक और आपत्तिजनक आरोप उनके द्वारा न्यायालय पर जल्दबाजी में निर्णय करने का लगा है। और आप देखते हैं कि उन्होंने कहा कि दूसरे को कहने का मौका नहीं दिया गया। वहीं जमीयत उलेमा ए हिंद के मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि आज भारत की न्यायिक व्यवस्था के ऊपर बड़ा सवालिया निशान लग रहा है। उनके चाचा मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मथुरा, ज्ञानवापी और बाबरी जैसे मामले उठते रहे, लेकिन अब जिस तरह से ये उठे हैं उससे महसूस होता है कि कानून के आलोक में न्याय देने वाले कोर्ट में लचक और ढील पैदा हुई है और जिससे इबादत गाहों पर कब्जे में सहूलियत मिली है। मजहब आधारित मुकाबले में फैसला कानून के आधार पर नहीं हो रहा है, यह स्थानीय कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दिख रहा है। तमाम कानूनी किताबों पर आग लगाओ, मुल्क इससे नहीं चलेगा। ऐसे उकसावे वाले भरे बयान माहौल बिगाड़ने वाले हैं। ऐसे कुछ बयान बरेली के मौलाना तौकीर रजा और जूनागढ़ के मुफ्ती सलमान अजहरी की ओर से भी दिए गए। अयोध्या मामले में पर उच्चतम न्यायालय का अंतिम फैसला आने के बाद से ही एक वर्ग यह दुष्प्रचार करता आ रहा है कि न्यायालय ने माना था कि वह वहाँ मंदिर था ही नहीं।
यह दुष्प्रचार इतना हुआ कि जगह जगह पर बात सुनने को मिली है। सैफुल्लाह रहमानी ने फिर इसे दोहराते हुए कहा कि बाबरी मामले में भी कोर्ट ने माना कि मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं था, लेकिन आस्था को देखकर एक पक्ष में फैसला कर दिया गया। अयोध्या, मथुरा, ज्ञानवापी धर्म स्थलों के विवाद कई सौ वर्षों से चले आ रहे हैं। आस्था के आधार पर फैसला देना होता तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही न्यायालय ने बहुसंख्या के पक्ष में आदेश दे दिया होता। अयोध्या मामले में न्यायिक संघर्ष कितना लंबा चला है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। उच्चतम न्यायालय के आदेशों को पढ़ने से आभास होता है कि सच को सच साबित करने के लिए हिंदुओं को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उच्चतम न्यायालय मुख्यतः 5 बातों पर आश्वस्त हुआ तभी आदेश सुनाया। यह एक, बाबरी ढांचे के नीचे हिंदू स्थल होने के पुरातात्विक प्रमाण मौजूद हैं। 2, बाबरी ढांचे के निर्माण में भी हिंदू धर्म स्थल की सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। 3, भारतीय धर्मशास्त्रों में भी श्री राम के जन्म उस स्थान को लेकर जगह जगह विवरण मौजूद है। 4, कई विदेशी यात्रियों के साथ भारत के महापुरुषों की यात्राओं के विवरण में भी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक जाने की चर्चा है। और आप देखें 5, राम मंदिर के लिए संघर्ष के भी प्रमाण मौजूद हैं। फिर इसमें केवल आस्था कहाँ है। और ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार में कोई भी मंदिर के सारे अवशेष खुली आंखों से भी देख सकता है। संघर्षों के विवरण भी इतिहास के पन्नों में है। और बावजूद आप देखेंगे, बावजूद इसके न्यायालय से ने अभी तक ज्ञानवापी को मंदिर मानने का फैसला नहीं दिया। इसके लिए हिंदुओं को न्यायालय में पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। ब्यास जी तहखाने में 1993 तक पूजा होती थी। मुलायम सिंह यादव की सरकार ने बिना कानूनी आदेश के घेरेबंदी कर पूजा रुकवा दी थी। होती हुई पूजा को रोक दी गई, लेकिन हिंदू समाज ने वैसी प्रतिक्रिया नहीं दी जैसी आज मुस्लिम संगठनों और नेता दे रहे थे। अब वहां पूजा के आदेश को पाने में भी 30 वर्ष से ज़्यादा लग गए। बावजूद इसके कुछ मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि न्यायालय मस्जिदों पर कब्जे करवा रहा है, जबकि ब्यास तहखाने में पूजा करने वाला परिवार मौजूद है जिसकी वंशावली में लगभग 500 वर्षों से पूजा करने का विवरण है। और कहाँ तो इन मुस्लिम संगठनों को न्यायालय के फैसले से सीख लेकर हिंदू समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए इतिहास में किए गए अपराधों का परिमार्जन करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश बेधमकी दे रहे हैं। बेधमकी भरी भाषा का इस्तेमाल उत्तराखंड सरकार की ओर से लागू की गई समान नागरिक संहिता को लेकर भी कर रहे हैं। और हल्द्वानी में हुई हिंसा को लेकर भी पुलिस पर हमला करने वालों का पक्ष लिया जा रहा है। भड़काई बयान दे रहे मुस्लिम नेताओं के संपर्क भारत के बाहर मुसलमानों से भी है। उनके ऐसे बयानों पर वे किस तरह की प्रतिक्रिया कर रहे होंगे इसकी कल्पना की जा सकती है। सरकार, किसी नेता, संगठन आदि के विरुद्ध बयानबाजी एक बात है, किंतु संपूर्ण भारत राष्ट्र, समाज और न्याय व्यवस्था को एक मजहब के विरुद्ध बताने का क्या मतलब लगाया जाए। ये पहले भी इस तरह के वक्तव्य देते रहे हैं। चूंकि पहले के वक्तव्यों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई नहीं हुई और न आम भारतीय उनके विरुद्ध उठकर खड़ा हुआ, इस कारण इनका हौसला बढ़ता गया। इन्हें रोकना अपरिहार्य हो गया है। कानूनी एजेंसियों के साथ समाज के हर वर्ग में को इनके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। मुसलमानों में भी एक बड़ी आबादी इनसे सहमत नहीं है। ऐसे उसे भी इनका हर स्तर पर प्रतिकार करते हुए समाज को इससे सावधान करना चाहिए। लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनका नाम है अवधेश कुमार। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया। आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह के मुद्दों पर, आप लोग बताइए। इस तरह के मुद्दे खत्म होना चाहिए। शिक्षा, रोजगार पर बातें होना चाहिए। निष्काम, साकाम कर्म। इस संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, साकामी और निष्कामी। साकामी व्यक्ति पहले कामना करता है फिर कर्म। बिना किसी कामना के वह कर्म नहीं करता। पहले वह लाभ देखता है फिर कदम आगे बढ़ाता है। यदि कम कर्म में लाभ नहीं है तो उसे नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति मन में लोभ रखता है, और जबकि निष्कामी व्यक्ति बिना किसी कामना, आकांक्षा या लोभ के पूरे मन से काम करता है। इसी कर्म की महिमा का वर्णन गीता में है, क्योंकि ऐसा कर्म व्यक्ति को संसार के बंधन से मुक्त करता है। लेकिन आज आप देखिए, लोग कहते हैं कि पहले कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, लेकिन आज फल पहले देखा जाता है, कर्म बाद में देखा जाता है। पढ़ भी लोग इसलिए रहे क्योंकि नौकरी की उन्हें ज़रूरत है, और अगर उन्हें नौकरी की ज़रूरत ना थी वो पढ़ते ना, किताबों को देखते ना, मजबूरी में पढ़ते हैं वो। जब व्यक्ति साकाम कर्म करता है तो उसकी दृष्टि हर पल लक्ष्य पर होती है। कर्म के माध्यम से वह उस लक्ष्य को पाना चाहता है। जिस तरह हम किसी वस्तु के गले में रस्सी बांध कर खींचते हैं, तो उसी तरह साकामी व्यक्ति के गले में भी कामनाओं की रस्सी सोता बन जाती है। इसी साकामता के कारण वह मनुष्य की श्रेणी से गिरकर पशु की श्रेणी में आ जाता है। जिस तरह किसी पशु को भोजन दिखाए जाने पर वह स्वतः उस ओर चला जाता है, वही दशा साकामी व्यक्ति की होती है। वही निष्कामी व्यक्ति के सामने लक्ष्य कामना नहीं बल्कि भगवान होते हैं। वह हर कर्म भगवान तक पहुंचने के लिए करता है। उसके मन में यह लोभ कभी नहीं जाती है कि कर्मों का यथेष्ट फल मिले। वह भगवान के लिए समर्पित भाव से कर्म करता है, इसलिए वह उच्च श्रेणी में आता है। उसे कभी कामना की रस्सी नहीं खींचती, कोई संसारिक फल आकर्षित नहीं करता। उसके कर्मों से प्रसन्न होकर भगवान उसे पुरस्कृत करते
देते रहते हैं, उसे इतना देते हैं कि जितना साकामी व्यक्ति को कभी नहीं मिलता है। साकामी व्यक्ति कभी तृप्त एवं संतुष्ट नहीं होता है, जबकि निष्कामी व्यक्ति हर पल संतुष्ट होता है। उसे जो मिलता है भगवान का आशीर्वाद समझकर ग्रहण करता है और वह उसे उसी में सबसे ज़्यादा प्रसन्न होता है, आनंद मानता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। ये आप देखिए, शानदार कूटनीतिक जीत। कतर की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई और उनमें से 7 का स्वदेश आ जाना एक ऐसी शुभ सूचना है जिससे पूरे देश में ने चैन की सांस ली है। इन भारतीयों की साकों से रिहाई भारत को एक शानदार कूटनीतिक जीत है और यदि इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया जा रहा है तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले दुबई में कतर के शासक से मुलाकात भी की थी। इस मुलाकात के बाद ही पूर्व भारतीय नौसैनिकों की मौत की सजा रद्द कर दी गई थी। इसके बाद जब यह माना जा रहा था कि मौत की सजा से बच गए इन भारतीयों को या तो कतर की जेल में लंबे समय तक रहना होगा या फिर उन्हें अपने शेष सजा भारत आकर काटनी होगी। तभी यह सुखद सूचना आई है कि उन्हें रिहा कर दिया गया है। यह बात तो शायद ही पूरी तौर पर सामने आए कि भारतीयों की रिहाई के लिए किस तरह स्तर पर कैसे गहन कूटनीतिक प्रयास किए गए, लेकिन इसमें संदेह नहीं है कि अपारदर्शी न्यायिक व्यवस्था वाले कतर शरीके देश से अपने नागरिकों को सकुशल वापस लाना एक कठिन काम था और इस कठिन काम को करके मोदी सरकार ने न केवल अपनी कूटनीतिक क्षमता का लोहा मनवाया बल्कि इस संदेश को नए सिरे से रेखांकित भी किया है कि भारतीय नागरिक विश्व में कहीं भी संकट में फंसे हों, उनकी सहायता के लिए कोई कसर शेष नहीं छोड़ी जाती। इसका प्रमाण तब भी मिला जब युद्धग्रस्त यमन और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सकुशल निकाल कर लाया गया। कतर की कैसे 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों के मुक्त होने की खबर के साथ ही यह सूचना आई कि भारतीय प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के 2 दिवसीय दौरे के बाद दोहा भी जाएंगे। इसका अर्थ है कि खाड़ी सहयोग परिषद के देशों एवं भारत के बीच आर्थिक व्यापारिक संबंध और मजबूत होने वाले हैं। खाड़ी सहयोग परिषद के अधिकांश देश और विशेष रूप से सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और ओमान ने भारत के संबंध पहले से ही मधुर हैं। इन मधुर संबंधों को ही एक वानगी है और अबू धाबी में मंदिर का निर्माण, प्रधानमंत्री इस मंदिर का उद्घाटन करने वहां जा रहे हैं। यह भव्य मंदिर केवल संयुक्त अरब अमीरात और भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों का सूचक ही नहीं है बल्कि इसका भी परिचायक है। मोदी सरकार योग के बाद भारतीय संस्कृति के अन्य मूल्यों का भी प्रचार प्रसार इस्लामी देश में भी कर पाने में सक्षम है। इस सिलसिले को और गति दी जानी चाहिए क्योंकि भारतीय संस्कृति एक ऐसी अनुपम संस्कृति है जो विश्व को बंधुत्व और प्राणी मात्र के कल्याण का संदेश देती है और ऐसी संस्कृति का विस्तार मानवता के हित में है। भारतीय संस्कृति को विश्व के कोने कोने में पहुंचाना इसलिए भी श्रेयस्कर है क्योंकि इससे भारत की पहचान के साथ उसका कद भी बढ़ेगा। इस जानलेवा लत वीडियो ऑनलाइन गेम्स को प्रतिबंधित करने के लाख प्रयासों के बावजूद युवाओं के मन मस्तिष्क पर इसका बहुत ही मजबूत असर है। खासकर कम उम्र के बच्चों को इसकी लत लग जाए तो लंबे समय तक छूटती नहीं है। ऐसे दर्जनों उदाहरण सामने आ चुके हैं और जहां इस लत को चक्कर में युवा जानलेवा कदम उठा लेते हैं, इससे हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। यह स्थिति परिवार, समाज और देश के लिए हानिकारक होती। ऐसा ही एक मामला झारखंड के पाकुड़ के बागमोड़ा पत्थर खदान में देखने को मिला, जहां मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेलते खेलते एक युवा ने खदान में कूदकर अपनी जान दे दी। ऑनलाइन मोबाइल गेम का उसके मस्तिष्क पर कितना असर था उसे इस बात से समझा जा सकता है कि देर रात 2 बजे वह मोबाइल गेम खेलते हुए ही वह मारो मारो चिल्लाते हुए घर से निकला और नींद में ही खदान तक पहुंच गया और यहाँ वह खदान में कूद गया जिसके कारण से मौत हो गई। हालांकि इसके पीछे की पूरी कहानी अभी अस्पष्ट है। उसके पिता ने पुलिस को यह जानकारी दी कि वह मोबाइल पर गेम खेलने का लती था और लाखों प्रयासों के बावजूद इसे छोड़ नहीं रहा था। इस तरह की घटनाएं झारखंड के कई जिलों में पहले ही भी हो चुकी। मोबाइल पर गेम खेलने के लिए मना करने के कारण आत्महत्या करने की घटनाओं के साथ साथ अभिभावकों से मारपीट करने जैसे सैकड़ों मामले झारखंड के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। इतना होने के बावजूद भी घटनाओं में कमी होती नहीं दिख रही है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों का मन ऑनलाइन गेम्स में इतना नहीं उलझे कि वे मौत के मुहाने पर पहुंच जाएं। कई बार आप देखते हैं कि माँ बाप को हाथ उठा देते हैं बच्चे इस कारण, तो वो भी है। सेक्स टार्सन के चंगुल में फंसते युवा। सेक्स टार्सन की दुनिया काफ़ी खतरनाक हो चली है। सेक्स टार्सन यौन शोषण से जुड़ा भ्रष्टाचार का एक रूप है जिसमें मांगे पूरी ना होने पर किसी व्यक्ति की अंतरंग जानकारियां, यौन तस्वीर या फिर वीडियो ऑनलाइन शेयर या लीक करने की धमकी दी जाती है और उसकी आड़ में पैसा या यौन संबंध बनाने की मांग की जाती है। यह एक ऐसी समस्या है जिससे निजात पाने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। सेक्स टार्सन से वर्तमान में समय में युवा पीढ़ी काफ़ी अधिक पीड़ित है क्योंकि यह उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है जब व्यक्ति भावनाओं में जल्दी बह जाता है। अक्सर ऑनलाइन ठग इसी का फायदा उठाकर अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं। यौन शोषण का यह अपराध अब बड़े शहरों से निकलकर छोटे छोटे शहरों तक पहुंच गया है। दरअसल पिछले कुछ समय से सेक्स टार्सन के जरिए लोगों को शिकार बनाने की घटनाएं बढ़ी हैं।
पहले ऑनलाइन फ्रॉड करने व्हाट्सअप या फिर मैसेंजर पर लोगों को वीडियो कॉल करते, जैसे ही वे कॉल रिसीव करते हैं सामने से कोई लड़की असली हरकतें करती या कपड़े उतारते हुए बात करना शुरू कर देती, साथ ही इसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती। इसके बाद जो शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल। अधिकतर मामलों में तो सामने वालों को पता भी नहीं होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। जब तक उन्हें इस बात की भनक लगती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अक्सर देखा गया कि जागरूकता की कमी के चलते लोग सेक्सटॉर्शन के जरिए ठगी के शिकार हो जाते हैं। समाज में शर्मिंदगी के चलते अपने साथ हुई ठगी की जानकारी तक साझा नहीं कर पाते हैं और ना ही पुलिस में इसकी शिकायत करते हैं। यही वजह है कि सेक्सटॉर्शन की घटनाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं। राजस्थान के मेवात क्षेत्र, भरतपुर, हरियाणा, दिल्ली के दूरदराज क्षेत्रों में ऐसी कई गिरोह बैठे हुए हैं। एक गिरोह पुरुष को आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के बीच गुजरात में सेक्सटॉर्शन के मामलों में भी 80% की बढ़ोतरी हुई है। कहीं ना कहीं देश के बाकी राज्यों के हालात भी ऐसे ही हैं। सेक्सटॉर्शन के बढ़ते मामलों को देखते हुए मेटा ने टेक इट टाउन नाम से एक कार्यक्रम भी शुरू किया है। एक ऐसे कार्यक्रम जो युवाओं को सेक्सटॉर्शन से बचाने में उनकी मदद करेगा। इसके जरिए व्यक्तिगत तस्वीरों को वायरल करने से रोकने में मदद मिलेगी। सेक्सटॉर्शन की बढ़ती समस्या को देखते हुए सरकारी स्तर पर भी व्यापक कदम उठाने चाहिए, जिससे इस डिजिटल महामारी से समाज को सुरक्षित बनाया जा सके। इस तरह की खबरें कई बार आप लोग पढ़ते भी रहते होंगे। जागरूक रहिए थोड़ा। ये आप देखिए कमेंट रहते हैं, टिप्पणियाँ रहती हैं, देखना हुआ करे तो देख लिया करिएगा। और एजुकेशन सर्कल के नाम से जो प्लेटफॉर्म है ना अपना, सब जगह आपको देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर भी है, तो उससे जुड़ जाइए आप लोग और वहाँ से PDF इसकी डाउनलोड कर सकते हैं आप। ये महानगरों में बढ़ती रही ट्रैफिक की समस्या, ये भी देख लीजिए, आजकल सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है आप। और विश्व के महासागरों में यातायात की स्थिति पर रिपोर्ट करने वाली एक वैश्विक संस्था टाम ने अपनी हालिया रिपोर्ट में जिन 10 महानगरों की यातायात को सबसे खराब माना है उसमें भारत के 2 बड़े शहर बेंगलोर और पुणे भी शामिल हैं। वर्ष 2023 में बेंगलोर में जाम का स्तर 63% रहा, जबकि पुणे में 57% रहा। वहीं दिल्ली और मुंबई में यह स्तर क्रमशः 48 और 43% रहा। इन आंकड़ों की चर्चा इसलिए है क्योंकि यह निश्चित है कि जिस प्रकार बेंगलोर और पुणे पिछले कुछ दशकों में शहरों से महानगरों में बदले हैं, उसी प्रकार आने वाले कुछ दशक में कई शहरों का आकार बढ़ेगा। भारत के ही अनेक शहर महानगरों में तब्दील होने और गाँव का देश माना जाने वाला भारत 2050 तक शहरीकृत हो जाएगा, क्योंकि आप देखते हैं कि गाँव की तरफ से लोग शहरों में आ रहे हैं। लेकिन यह शहरीकरण यदि चंडीगढ़ की तरह योजनाबद्ध तरीके से ना होकर पुणे और बेंगलोर की तरफ बेतरतीब होगा तो देश की तस्वीर क्या रहेगी कि वह इस रिपोर्ट से समझा जा सकता है। और वस्तुतः बेंगलोर और पुणे हमारे देश के में अपेक्षाकृत नए महानगर हैं। आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस दौरान जहां लघु, मध्यम और भारी उद्योगों की संख्या में वृद्धि हुई है, इसके लिए सरकारों ने नीतिगत तरीके से सहयोग भी किया है और इस कारण इन दोनों शहरों की आबादी बीते कुछ दशकों के दौरान तेजी से बढ़ी है। आदर्श स्थिति यह होती कि जिस प्रकार से उद्योगों को लेकर नीति बनाई गई, उसी प्रकार से सार्वजनिक परिवहन का ढांचा विस्तार करने, उसे सुविधाजनक बनाने की भी चिंता की जाती, परंतु यह दुर्भाग्य की यह चिंता सामान्य तौर पर समस्या के उत्पन्न होने के उपरांत की जाती है, जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि इन शहरों के निवासियों की निर्भरता निजी वाहनों पर बढ़ती जाती है। और अनेक महानगरों में कार कल्चर पनपने का एक बड़ा कारण यह भी है कि यह प्रवृत्ति पुणे और बेंगलोर जैसे शहरों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बढ़ रही है। और बहुत से लोग कार कल्चर को बढ़ती हुई संपन्नता से भी जोड़कर देखते हैं, परंतु ऐसा करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की खराब व्यवस्था ने लोगों को निजी वाहनों के उपयोग करने पर मजबूर किया। किसी भी शहर में सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाला सार्वजनिक वाहन बस है, जो अपेक्षाकृत आप देखते हैं अपेक्षाकृत कम किराए में अधिक लोगों को यात्रा करवाने में सक्षम है। लेकिन बसों का समय पर उपलब्ध ना हो पाना, आसपास के सैटेलाइट शहरों तक पहुंच नहीं होना और पीक आवर्स के दौरान अत्यधिक भीड़ आदि कुछ कारण जिससे अनेक लोग बस से यात्रा करने से बचते हैं। इसी प्रकार यदि मेट्रो ट्रेन की बात करें तो मेट्रो सेवाओं का फीडर नेटवर्क मजबूत न होने के कारण अनेक मेट्रो यात्रियों को परिवहन के विविध साधनों का उपयोग करते हुए मेट्रो स्टेशन तक पहुंचना पड़ता है, लिहाजा वे असहजता महसूस करते हैं। ऐसे में इन यात्रियों की समस्याओं को समझा जाना चाहिए। आज हम आप देखेंगे ऐसे समय में आ चुके हैं कि अधिकांश शहरों में निजी वाहन स्वामित्व ने जनसंख्या वृद्धि दर को पार कर लिया है और सड़कों और फ्लाईओवरों का अत्यधिक निर्माण कहीं ना कहीं निजी वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ तालमेल बैठाने में असमर्थ दिखते जा रहे हैं, जिस कारण ट्रैफिक पर काबू पाना मुश्किल दिखाई देता है। ऐसे में यदि हमें शहरों को जाम से मुक्त करना है
तो ना केवल सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना होगा बल्कि कार कल्चर से भी निपटना होगा। इस दृष्टि से देखें तो सिंगापुर का अनुभव हमारे लिए काफ़ी काम का हो सकता है। जाम से निपटने के लिए वर्ष 1995 में सिंगापुर ने एरिया लाइसेंसिंग योजना शुरू की। इस योजना के तहत वाहन चालकों को पीक आवर्स में सोमवार से शनिवार तक प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए एक निश्चित शुल्क का भुगतान करना होता है था। परिणाम स्वरूप सिंगापुर में जाम का स्तर कुछ ही माह में 20% तक गिर गया। सिंगापुर ने इस योजना को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए वर्ष 1998 में इलेक्ट्रॉनिक रोड मूल्य निर्धारण योजना आरंभ की, जिसके अनुसार वाहन चालकों को स्थान, समय, वाहन के प्रकार के आधार पर शुल्क का भुगतान करना होता है और इससे प्रतिबंधित क्षेत्रों में ट्रैफिक की समस्या कम हुई है। इस शुल्क से जमा हुई राशि का उपयोग सिंगापुर सरकार ने सार्वजनिक परिवहन में सुधार संबंधी कार्यों में इस्तेमाल किया। शहरों से ट्रैफिक की समस्या को कम करना कोई प्राप्त कार्य नहीं है और इसके लिए आवश्यक है कि उच्च गुणवत्ता वाले सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता, कुछ इलाकों में केवल सार्वजनिक वाहनों को ही चलने की इजाज़त देना, साइकिल चलाने के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराना आदि नीतियां अपनाई जाएं। यदि शहरों में पर्यावरण अनुकूल और आरामदायक परिवहन विकल्प उपलब्ध कराया जाए तो लोगों को समझाया जाए कि जाम मुक्त, हरित और स्मार्ट सिटी बनाने की जिम्मेदारी सरकार और नागरिक परस्पर तौर पर साझा करें तो हमारे शहरों की स्थिति बहुत बेहतर हो सकती है। टामटाम इंडेक्स, तो टामटाम एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है जिसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। 2011 में से यह लगभग प्रतिवर्ष ट्रैफिक सूचकांक जारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को ट्रैफिक से जुड़ी सूचनाएं मुहैया कराना है ताकि लोग कब और कैसे यात्रा करें इसके बारे में बेहतर विकल्प चुन सकें। एयर ट्रैफिक इंडेक्स शहरी योजनाओं, नीति निर्माताओं और वाहन चालकों के लिए एक व्यापक उपकरण बन गया है और क्योंकि यह यातायात से हुए जाम को समझने और उनके नियंत्रण के लिए नीति निर्माण में मदद करता है। यह रिपोर्ट परिवहन के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर जाम के प्रभाव के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, जैसे कम और कहाँ कितना यातायात कितना धीमा रहा। इस साल की रिपोर्ट में टामटाम ने 55 देशों के 387 शहरों में किस प्रकार जाम से यात्रा के औसत समय, ईंधन लागत और कार्बन उत्सर्जन को प्रभावित किया, इस संबंध में जानकारी दी गई है। कैब किराए निर्धारण में विसंगतियां से मुक्ति, ये आप देखिए चिन्मय कुमार भट्ट अधिवक्ता है उच्चतम न्यायालय में, इन्होंने क्या कहा है। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में न्यूनतम कैब किराया निर्धारण का निर्णय लिया है। गिग कार्य और प्लेटफॉर्म कंपनियां की आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के संबंध में भारत में लिए गए संभवतः ये अब तक के बड़े निर्णयों में से एक है। वैसे तो शहरों में आवागमन और यात्री भाड़ा को लेकर सरकार ने निर्णय करती रही है और किराए के वाहनों के बाजार को भी देखें तो स्वयं कर्नाटक इस तरह का निर्णय कोई पहली बार नहीं ले रहा है। वर्ष 2021 में भी सरकार ने किराया निर्धारण में हस्तक्षेप किया था, लेकिन तब मुक्त बाजार के सिद्धांत और तकनीक के प्रयोग की युक्ति पर स्थापित प्लेटफॉर्म इस क्षेत्र में आज की तरह हावी नहीं थे। राज्य सरकार द्वारा घोषित नई किराया संरचना के अनुसार टैक्सी वाहनों को वाहन की लागत के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा और इस वर्गीकरण के अनुसार प्रथम श्रेणी में 10 लाख रुपए तक की लागत वाले वाहन आते हैं और जिनके लिए 4 किलोमीटर तक का मूल्य किराया 100 रुपये और प्रति अतिरिक्त कमी किलोमीटर 24 रुपये तक किया गया। दूसरी श्रेणी में 10 से 15 लाख वाले वाहन आते हैं जिनका ये आरंभिक 4 किलोमीटर के लिए मूल किराया 115 रुपये होगा और आप देखते हैं कि और इसके बाद प्रति किलोमीटर की लागत 28 रुपये होगी। इसके अलावा कैब कंपनियों को यात्रियों से सर्ज प्राइसिंग यानी कि मांग अधिक होने के कारण किराया सामान्य से अधिक दर से निर्धारित किए जाने की नीति है, वसूलने की अनुमति नहीं है होगी। वस्तुतः सर्ज प्राइसिंग को लेकर पहले भी चर्चा होती रही। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कैब ऑपरेटरों को उनके द्वारा सर्ज प्राइसिंग की गणना करने के तरीके में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके बावजूद यात्रियों को अक्सर कैब कंपनियों द्वारा सर्ज प्राइसिंग की गणना करने के अपारदर्शी तरीके से परेशानी होती रही है, विशेष रूप से जब इस कारण यात्रियों को कैब बुक करते समय बताई गई राशि से कहीं अधिक राशि का भुगतान करना पड़ता है। लिहाजा सर्ज प्राइसिंग आजकल एक आम समस्या बन चुकी है, परंतु उपभोक्ताओं के पास इससे बचने का कोई ठोस उपाय दिख नहीं रहा। पिछले एक डेढ़ दशक में आसानी से उपलब्ध पूंजी की शक्ति से कई टैक्सी कंपनियों ने लोगों को सस्ते किराए पर टैक्सी उपलब्ध कराते हुए इस सेगमेंट में अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। इस कारण आज कुछ चुनिंदा कंपनियां इस स्थिति में आ चुकी हैं कि किसी भी समय और रूट पर किराए में अपारदर्शी तरीके से वृद्धि या कमी कर सकती हैं। कर्नाटक सरकार के उपयुक्त निर्णय के लागू होने से इन कंपनियों की सर्ज प्राइसिंग की ताकत कम होगी, उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल सकता है। चालकों को इस निर्णय से न्यूनतम किराए के निर्धारण से भी लाभ होगा, परंतु यह निर्णय उपभोक्ता और चालकों से कहीं अधिक प्लेटफॉर्म आधारित इस प्रकार के समुचित अर्थतंत्र पर पड़ सकता है। केवल दूरी को आधार बनाकर किराए के निर्धारण से अपनी व्यावसायिक संरचना और तरीके के कारण कुछ कंपनियां ज़्यादा तो कुछ कम प्रभावी होगी, जिस कारण कैब की
पर उपलब्ध पर तो फर्क पड़ेगा ही, भविष्य में बाजार में नए समीकरण भी सामने आ सकते हैं। ये आप देख लीजिए, खरी खरी वैलेंटाइन के खर्चे तंज कसा जा रहा है एक तरह से। आप लोग भी देख रहे होंगे, बड़े त्योहार संदेश खाली की आसंती दे रहा है बड़ा संदेश। संदेश खाली में तरुण नेता की गिरफ्तारी के लिए विरोध प्रदर्शन करती महिलाएं। मनोरंजन उद्योग में पायरेसी, पायरेसी फिल्में उद्योग की एक बड़ी समस्या है। इस कारण इस उद्योग को हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। लिहाजा इस संदर्भ में कुछ नए प्रावधान भी किए जा रहे हैं। यानी कि आप देखिए, इंटरनेट से इसे और जटिल बना दी। सॉफ्टवेयर पायरेसी से शुरू हुआ यह सफर फिल्म, जगह, संगीत और धारावाहिक आदि पर भी पहुंचा है। मोटे तौर पर पायरेसी से तात्पर्य किसी भी सॉफ्टवेयर, संगीत, फिल्म आदि के पुनर्उत्पाद से है, जिसमें मौलिक रूप से इन्हें बनाने वाले को कोई आर्थिक लाभ नहीं होता है। पायरेसी से पैदा आय इस गैर कानूनी कार्य में लिप्त लोगों में बट जाती है। इंटरनेट से पहले यह काम ज़्यादा श्रमसाध्य था और इसकी गति धीमी थी, परंतु इंटरनेट ने पायरेसी के वितरण में तेजी ला दी है, जिससे लाभ बढ़ा है। भारत जैसे देश में जहाँ इंटरनेट बहुत तेजी से फैल भी रहा है, तो ये भी देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा यह कि सिनेमेटोग्राफ संशोधन बिल 2023 पायरेसी समस्या को कितना कम कर पाएगा। और आप भी देख रहे हैं, ऑनलाइन पायरेसी का कारोबार भी अपना रूप बदल रहा है। पहले इंटरनेट स्पीड कम होने की वजह से ज़्यादातर पायरेसी टोरेंट से होती थी, परंतु आज समय सारी दुनिया पायरेसी का चरित्र बदल गया है, क्योंकि अब हाई स्पीड इंटरनेट स्मार्टफोन के जरिए हर हाथ में पहुंच रहा है। जो लोग पायरेटेड कंटेंट को सेव करने के बजाय सीधे इंटरनेट स्ट्रीमिंग सुविधा से देख रहे हैं। ऑनलाइन पायरेसी में मूलतः दो चीज़ें शामिल हैं, सॉफ्टवेयर और ऑडियो वीडियो कंटेंट, जिसमें फिल्म, गीत संगीत आदि शामिल हैं। एक तो सॉफ्टवेयर की लोगों को रोज़ ज़रूरत होती नहीं है, फिर अनेक सॉफ्टवेयर ऑनलाइन मुफ्त उपलब्ध हैं या काफ़ी सस्ते भी हैं, तो इन्हीं की बात हो रही है। चलिए, इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी, किसकी, आर्टिकल जो आपके महत्वपूर्ण रहते हैं, एडिटोरियल जो महत्वपूर्ण रहते हैं, संपादकीय पार्ट रहता है, उसकी ख़त्म कहानी होती है। अब आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ईमानदारी से आप लोग मेहनत करिए, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।